चलो, तो हम लोगों को आज ना चैप्टर एक स्टार्ट करना था जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। शायद मैं जिससे भी पूछता हूँ तो यही बोलते हैं कि सर ये सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है ना। पता नहीं क्यों मुझे भी लगता था, एक्चुअली मुझे भी ये डिफिकल्ट थोड़ा सा लगता ही था। जिसका नाम है बच्चा लोग सेल डिवीजन। याद करो बच्चा, आपको भी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मियोसिस माइटोसिस में थोड़ा सा, सर कहां पर 2C हो गया, कहां पर 4C हो गया, थोड़ा सा इश्यू होता है बच्चे लोग। ठीक है, तो हम लोग ना आज इसी चैप्टर को कर रहे हैं बच्चे लोग, और आराम से करेंगे। ठीक है, आराम से करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। हम लोग पूरा टाइम देंगे, हर 5 मिनट के बाद हर बच्चे के पास हम लोग जाएंगे और पूछेंगे क्यों डिफिकल्ट लगता है। हाँ, सी जी फेज, एस फेज, 2C 4C, बहुत सारे बच्चे को इसमें कंफ्यूजन होता था। सर 2C 4C क्या हो गया सर, क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया, आधा रह गया, इसमें कंफ्यूजन होता था। तो ध्यान से हम लोग सीखे ना। देखो क्यों कंफ्यूजन लग रहा है मैं बताता हूं। आपको सिखाया गया एक चीज, देखो बच्चा, आपके अंदर में क्रोमोसोम का नंबर है 46, आप डिप्लॉयड हो बच्चा, ये 2n है और 2n इज 46 क्रोमोसोम, एकदम सिंपल भाषा में बच्चा। और ये सेल डिवाइड किया, ये सेल बच्चा डिवाइड किया, एंड दे विल फॉर्म द 2 डॉटर सेल। उसने बेटा 2 डॉटर सेल बनाया, एक सेल डिवाइड किया, 2 नए सेल बन गए। अब इनके अंदर क्रोमोसोम अभी भी मौजूद है बेटा 46। याद करो ना, इक्वेशन सेम है, अब पढ़ते थे ना, माइटोसिस है सर, माइटोसिस यानी कि जो पेरेंट सेल में क्रोमोसोम का नंबर है सर 46, और डॉटर सेल 2 बने सर, 2 डॉटर सेल बने, और दोनों के अंदर में क्रोमोसोम है सर 2n इज 46, 2n इज 46। देखो सबसे इलॉजिकल तो यही है, यही तो इलॉजिकल है कि आपके अंदर में अगर एक सेल के अंदर में क्रोमोसोम का नंबर 46 है तो उससे आपके 2 सेल बने, तो दोनों में 46 क्रोमोसोम कैसे हो जाएगा। सिंपल सा, आपके पास में टोटल 46 रुपए हैं, आपके पास टोटल बेटा आपके जेब में 46 रुपए है। आपको बच्चा 2 लोगों में डिवाइड करना है और दोनों को बोलना है सर इक्वेशन सेम रखना। इक्वेशनल डिवीजन है, माइटोसिस है, इक्वेशन सेम रखना सर। दोनों लोगों को ना 46 46 दोनों लोगों को एकदम इक्वली डिवाइड करना, क्योंकि बच्चा जितना आपके पास पैसा है, आप पेरेंट हो बच्चा, और जो डॉटर सेल बना, दोनों में इक्वेशन सर सेम होना चाहिए। इक्वेशनल डिवीजन इसी को कहते हैं, इसी को माइटोसिस कहते हैं। क्या ये प्रैक्टिकली लॉजिकली इनकरेक्ट नहीं लग रहा है? अगर आपके पास में 46 क्रोमोसोम है तो डिवाइड करेगा तो हर सेल में तो 23 जाएंगे, ये तो सबसे बड़ा इलॉजिकल है। बोलो माइटोसिस में यही तो होता था ना। अब मुझे कोई बच्चा बताएगा सर ये क्या चक्कर है सर, अगर ऑलरेडी सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है तो डिवाइड करेगा 2 सेल बनेंगे, क्लियर है। तो 46 से सर दोनों में 46 कैसे हो जाएगा? 46 से सर आधा आधा डिवाइड करना है तो 23 होना चाहिए था। यहां से अभी प्रॉब्लम सॉल्व होता ही नहीं है कि एक नया आ जाता है बच्चा लोग जिसे आप कहते हो मियोसिस। मियोसिस में क्या होता था बच्चा, ध्यान से सुनना, ये सेल है, क्रोमोसोम का नंबर कितना बेटा 2n इज 46, 2n इज 46। वो सेल बच्चा डिवाइड किया और ये सेल डिवाइड करेगा तो दे विल फॉर्म द 4 सेल, दे विल फॉर्म द 4 सेल। और सभी के अंदर में बेटा क्रोमोसोम हो जाएगा n मतलब बेटा 23। पढ़ा है ना आपने, स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis, सभी के अंदर कितने क्रोमोसोम बेटा 23। अब मुझे बताओ बच्चा लोग, इलॉजिकल नहीं लग रहा है क्या? तुम्हारे पास में टोटल पैसे बेटा 46 और तुमने 4 भाइयों में बांटा, 4 लोगों में बांट दिया बच्चा, तो चारों को तुम 23 कैसे बांट सकते हो? काउंट करो 23 23 23 23 तो हो जाएगा ना बेटा 92। तो ये इसलिए बेटा ये इलॉजिकल लगता है। तो अब हम लोग क्या करें बच्चे, इसको लॉजिकल बनाते हैं, इसको लॉजिकल बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बेटा रूल नंबर 1 याद रखो, आपके अंदर में बस 2 तरह का डिवीजन पाया जाएगा, एकदम लॉजिकल, चलो एकदम सिंपल वे में। आपके अंदर बेटा बस 2 तरह से सेल डिवाइड कर सकता है। एक जो है बच्चा जो सबसे कॉमन है जिसका नाम है बेटा माइटोसिस। माइटोसिस के अंदर क्या होगा, आपके अंदर क्रोमोसोम है बेटा 46, ठीक है बच्चा। ये पहले क्या करेगा बच्चा, अपने क्रोमोसोम को डबल करेगा। 46 क्रोमोसोम है, उसको नंबर को क्या करेगा बेटा डबल, और जब वो क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया बच्चा यानी 92 हो गए, 46 का डबल कितना होता है बेटा 92। अब वो सेल को डिवाइड करके 2 पार्ट्स में तोड़ा, 2 डॉटर सेल बने बेटा, एक डॉटर सेल एक डॉटर सेल, और ये क्या था बच्चा पेरेंट सेल।
अब दोनों के अंदर में बेटा 46 हो गए 92, तो दोनों में डाल दिया बेटा 46 और 46। एक्चुअली में अब देखो इक्वेशन क्या है बच्चा, दोनों का सेम है। पेरेंट में जितने हैं उतने ही क्या है बच्चा डॉटर में, यानी आप बच्चे लोग पहले थे डिप्लॉयड, 2n इज 46। अब बच्चा सेल डिवाइड किया और डिवाइड करने के बावजूद भी बना बेटा 2n इज 46, 2n इज 46। तो देखो ना पेरेंट सेल का और बेटा डॉटर सेल का इक्वेशन बच्चा सेम है ना, इसलिए इस डिवीजन को आज से याद करो, इसे कहेंगे बेटा इक्वेशनल डिवीजन। इसी को आम भाषा में आप कहते हो बेटा माइटोसिस। याद रखना माइटोसिस के दौरान कभी भी इक्वेशन पे बेटा कोई चेंजेस नहीं आएगा, इक्वेशन विल बी रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे बच्चा अगर कोई ऑर्गेनिज्म बेटा हैप्लॉइड है, एन है बच्चा, वो डिवाइड करके 2 सेल बनाया और दोनों सेल में बेटा इक्वेशन सेम है, इक्वेशन बेटा दोनों में सेम, यानी कि यहां हुआ बेटा माइटोसिस। अगर कोई सेल बेटा डिप्लॉयड है, वो बेटा डिवाइड किया, उससे 2 सेल बने और दोनों में इक्वेशन अभी भी समान है बच्चा, पेरेंट में और डॉटर में इक्वेशन सेम, यानी माइटोसिस लग रहा है। अगर बेटा वो 3n है, 3n है बच्चा, बाद में भी बना 3n, इक्वेशन सेम है, माइटोसिस। 4n है बच्चा, यानी कभी भी अगर सेल डिवाइड करके अपने इक्वेशन को सेम रखे तो याद रखना वहां पर कौन सा डिवीजन हुआ है बच्चे लोग, माइटोसिस। तो फिलहाल के लिए माइटोसिस में बस 2 वर्ड्स याद रखो। पहला वर्ड, एक सेल जब डिवाइड करेगा बच्चा तो बनेंगे 2 डॉटर सेल, एक सेल से बनेगा बच्चा 2 डॉटर सेल। और दूसरा याद रखो बच्चा इक्वेशन विल बी सेम, जितना इक्वेशन पेरेंट में था वही इक्वेशन वही क्रोमोसोम होगा बेटा डॉटर में। तो माइटोसिस की अभी बेटा केवल आपको 2 फीचर याद रखने हैं। बोलेंगे सर कहां होगा, सर ये बड़ा कंफ्यूज होते हैं हम लोग कि सर कहां माइटोसिस होगा कहां मियोसिस होगा। तो ध्यान से सुनो, पहले मियोसिस में आएंगे बच्चा लोग, तो ध्यान से देखो मियोसिस में जब तुम आओगे बच्चा तो मियोसिस केवल और केवल गैमेट्स बनाने के दौरान होगा बच्चा, और कहीं नहीं। अगर एक कोई फीमेल है, इस फीमेल के अंदर में पूरे सेल में बच्चा, पूरे बॉडी सेल में माइटोसिस ही होगा, हर जगह बच्चा माइटोसिस ही होगा। केवल बेटा उसके ओवरी में, केवल बच्चा उसके ओवरी में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बच्चा जब वो ओवम बनाएगी, जब बेटा वो गैमेट्स बनाएगी, इस गैमेट्स बनाने के दौरान, इस गैमेट्स बनाने के दौरान बच्चा लोग केवल होगा मियोसिस। तो अगर अपने बारे में सोचो बच्चा, तुम्हारे हर यानी इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चा, ऊजेनेसिस। उस दौरान वो क्या करेगी बच्चे लोग, मियोसिस। सेम बच्चा अगर यहां पर कोई मेल है बच्चा लोग, कोई भी मेल है, मेरे से आवाज आ रही है, सभी को आवाज क्लियर है या फिर साउंड में कुछ दिक्कत हो रहा है, संस्कार को शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। एनीवन और बच्चों आवाज आ रही है, हाँ सभी का क्लियर है, तो शायद तुम वापस से संस्कार थोड़ा सा शायद, चलो ठीक है, चलो ठीक है, ध्यान से। अब मैंने क्या बोला था, अगर यहां पर कोई संस्कार है तो वो बच्चा उसके अंदर मियोसिस कहां होगा और माइटोसिस कहां होगा। तो जो संस्कार नाम का बच्चा है बच्चा, उसके लीवर सेल में, किडनी सेल में, बॉडी के हर सेल में बच्चा माइटोसिस होगा, बॉडी के हर सेल में बेटा माइटोसिस होगा। केवल उसके सेक्स ऑर्गन बेटा यानी टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर में बेटा बनेगा क्या, स्पर्म। इस प्रोसेस को आप कहते हो बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस। इस स्पर्म बनाने के दौरान केवल होगा बच्चा लोग मियोसिस। तो मियोसिस नाम का प्रोसेस केवल ह्यूमन बीइंग में 2 जगह देखा जाएगा बच्चा, केवल गैमेट्स बनाने के लिए। अगर वो फीमेल है तो ऊजेनेसिस के दौरान ओवम बनाने में, और अगर बच्चों वो मेल है तो स्पर्म बनाने के दौरान स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में क्या होगा बच्चा, मियोसिस। इसके अलावा बच्चा हर जगह, इसके अलावा बच्चा हर जगह क्या होगा बच्चा, माइटोसिस होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं करना है। अब मैं आता हूं बेटा प्लांट पे। प्लांट के बॉडी के हर पार्ट में बेटा, रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो,
100% बेटा बॉडी के हर सेल में बच्चा माइटोसिस ही होगा, प्लांट के बॉडी के हर पार्ट में बच्चा माइटोसिस ही होगा। रूट पूछा जाए, क्वेश्चन आता है रूट टिप पे क्या होगा, माइटोसिस। स्टेम में क्या होगा, माइटोसिस। लीफ में क्या होगा, माइटोसिस। केवल बच्चा जब वो स्पोर बनाने के लिए जाएगा, याद करो एंथर नाम सुना है ना, स्टेमेन। बोले हाँ सर नाम सुना है स्टेमेन। स्टेमेन के अंदर नाम सुना था ना बच्चा लोग, एंथर। बोले हाँ सर सुने थे। उसके अंदर में कुछ होंगे बेटा पॉलेन मदर सेल, याद करो बच्चा क्लास 12, या उसका नाम था बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल। वो बच्चा केवल ये सेल पॉलेन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, केवल वो बच्चा जाएगा मियोसिस में, जिससे बनेगा बेटा माइक्रोस्पोर टेट्राड, जिसे 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे बच्चा। तो एक प्लांट के अंदर में केवल और केवल उसके एंथर में जो पॉलेन मदर सेल है बच्चा, उनके अंदर में होगा मियोसिस। और इसी तरह से बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो बच्चा कौन है, कार्पेल, याद है ना कार्पेल। उसके अंदर में कुछ थे बेटा ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर में कुछ था बेटा मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल। केवल बच्चा उसी के अंदर में होगा मियोसिस और उससे बनेंगे बेटा मेगा स्पोर। तो प्लांट में याद रखना बच्चा, ड्यूरिंग द स्पोर फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर या मेगा स्पोर बनाने के दौरान केवल होगा बच्चा लोग मियोसिस, बाकी हर जगह पे माइटोसिस पाए जाएंगे। एकदम क्लियर बच्चा। तुम्हारे ऊपर पूछा जाए कि सर तुम्हारे अंदर कहां माइटोसिस, बोले बॉडी के हर पार्ट में माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। केवल मेरे अंदर में गैमेट्स बनाने के दौरान मियोसिस होगा, केवल गैमेट्स बनाने के दौरान मियोसिस। प्लांट के बॉडी के हर पार्ट में बेटा माइटोसिस, केवल जब वो स्पोर बनाएगा, माइक्रोस्पोर या मेगा स्पोर, तब होगा बच्चा मियोसिस। अदरवाइज मियोसिस कहीं नहीं होते। तो मेरे वर्ड्स क्लियर है बच्चा, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन यहां तक? बहुत सिंपल सा वर्ड मैंने यूज किया है। चलो एनीवन, किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन बच्चा लोग? यहां तक कोई भी डिफिकल्ट पॉइंट नहीं बच्चा, बहुत ही सिंपल सा वर्ड मैंने यूज किया है। ठीक है, अब देखो मियोसिस के दौरान क्या होगा। मियोसिस के दौरान ध्यान से सुनना, बहुत ही अभी सिंपल वे में हम लोग इंट्रो पार्ट में है। तो मियोसिस के दौरान में बेटा एक सेल है, एक सेल क्रोमोसोम में बेटा 46, वो बच्चा डिप्लॉयड है, 2n इज 46। मान लो बेटा इसे स्पर्मेटोजेनेसिस में जाना है, इसे बेटा स्पर्म बनाना है। तो सबसे पहले बच्चे लोग याद करो, स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान सबसे पहले बच्चे लोग होगा मियोसिस 1। मियोसिस बेटा, इच मियोसिस इज कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज, 2 पार्ट्स। तो पहला पार्ट होगा बेटा मियोसिस 1, और मियोसिस 1 में बच्चा ये सेल 2 पार्ट्स में टूट जाएगा, 2 पार्ट्स में टूट गए बच्चे। मियोसिस के पार्ट 1 में मियोसिस के कोई पार्ट्स नहीं थे, माइटोसिस के कोई पार्ट नहीं थे बच्चा, लेकिन मियोसिस 2 स्टेज में होगा बेटा, 2 पार्ट्स में होगा। तो ये पार्ट 1 है, और इससे बने बेटा 2 सेल। पहले वाले सेल में गया बेटा n इज 23, n इज 23, एक से बने बेटा 2 सेल, दोनों में क्रोमोसोम नंबर बेटा हो गया हाफ। ये मियोसिस का पार्ट 1 हुआ। अब मियोसिस का पार्ट 2 को ध्यान से सुनो बच्चा, जो डॉटर सेल है, अब ये सेल बच्चा वापस से जाएगा मियोसिस 2 में, मियोसिस के स्टेज नंबर 2 में जाएगा बच्चा। ये वाला सेल वापस से मियोसिस के स्टेज नंबर 2 में जाएगा बच्चा, और ये सेल डिवाइड करके बनाएगा बच्चा 2 सेल, ये सेल डिवाइड करके बनाएगा बच्चा लोग 2 सेल। ध्यान से सुनना। अब ये कितने क्रोमोसोम है बच्चा, यहां पास 23 है ना, ये क्रोमोसोम को पहले डबल करेगा। क्रोमोसोम को क्या करेगा बेटा, डबल। 23 का करेगा 46, 46 में बच्चा लोग 23 इसे बांट देगा और 23 यहां डाल देगा। सेम बच्चा यहां कितने बच्चा लोग, 23 अपने क्रोमोसोम को करेगा डबल, और 23 बच्चा लोग यहां, 23 यहां। अब मुझे बताओ बच्चा, मियोसिस और माइटोसिस में बेसिक 3 डिफरेंस। पहला डिफरेंस बच्चा ध्यान से, मियोसिस में एक पेरेंट सेल बच्चा, एक पेरेंट सेल डिवाइड करके 4 डॉटर सेल बनाएगा, 4 डॉटर सेल बनेगा, रूल नंबर 1। सेकेंड बच्चा, मियोसिस में देखो पेरेंट सेल में कितने क्रोमोसोम है बच्चा, 46 है, डिप्लॉयड है ना,
और देखो डॉटर सेल में बच्चा वो 23 है, इक्वेशन देखो बेटा हाफ हो गया। 23 कहने का मतलब बेटा हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है बच्चा। तो पेरेंट कैसा था बेटा, डिप्लॉयड, और डॉटर सेल कैसा है बेटा, हैप्लॉइड। इक्वेशन विल बिकम रिड्यूस टू हाफ, इसलिए मियोसिस को आप कहते हैं बेटा रिडक्शनल डिवीजन। इक्वेशन बेटा 46 से हो गए 23, हो गया बेटा 2n से हो गया n, ये दूसरा डिफरेंस। तीसरा, मियोसिस के दो स्टेज में होगा बेटा, दो स्टेप में होगा, मियोसिस पार्ट 1 और मियोसिस पार्ट 2। माइटोसिस में बेटा एक ही पार्ट में होगा, एक से दो सेल बनेंगे, इक्वेशन बेटा सेम होगा। क्लियर है? अब मेरे में से किसी भी बच्चे को मियोसिस और माइटोसिस में जो तीन डिफरेंस मैंने बताया, एनीवन, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? क्योंकि एक सबसे बेसिक पार्ट है बच्चा, सबसे बेसिक पार्ट है। मियोसिस में दो स्टेज में होगा, एक का होगा मियोसिस स्टेज 1 और एक का नाम होगा बेटा मियोसिस स्टेज 2। इच मियोसिस हैव द 2 स्टेज। माइटोसिस में बच्चा बस एक स्टेज में होगा, एक सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल में टूट जाएगा। पहला डिफरेंस। माइटोसिस में बच्चा जो पेरेंट सेल में कितना क्रोमोसोम था, 46, डिवाइड करके दो डॉटर सेल बने, दोनों में कितना बेटा 46। इक्वेशन बेटा पेरेंट में और डॉटर में सेम है, इक्वेशनल। यहां बेटा इक्वेशन देखो, पेरेंट में 46, डॉटर में बेटा 23, इक्वेशन आधा हो गया, रिड्यूस टू हाफ। तो मेरे में से क्लियर है थोड़ी सी चीजें। और माइटोसिस, माइटोसिस बच्चा लोग, माइटोसिस बॉडी के हर पार्ट्स में होगा एक्सेप्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बच्चा केवल क्या चलेगा, मियोसिस। गैमेट्स बनाने के दौरान क्या होगा बच्चा, मियोसिस। बाकी काम करने के लिए तुम्हारा ग्रोथ है बच्चा, तुम एक जाइगोट से बने हो ना, फादर से स्पर्म आया, मां के साइड से ओवम, जाइगोट बना ना, ये जाइगोट से इम्ब्रियो बनेगा, इम्ब्रियो से फीटस बनेगा, फीटस से आप बने। तो ये पूरा जो डिवीजन है बेटा माइटोसिस। आपका बॉडी का साइज बढ़ रहा है बच्चा, अब छोटे थे फिर बड़े हुए, माइटोसिस हो रहा है। सोचो आज बच्चा मैं गया और मैं अपने दरवाजे से टक्कर खाया, मेरे कुछ सेल बेटा टूट गए, मेरे 100 सेल टूट गए बेटा स्किन के, लेकिन कुछ दिनों के बाद में वो रिपेयर हो जाएगा, वापस से नए सेल बन जाएंगे बच्चा। तो पहले जितना था स्किन सेल में 46, बाद में जो नया सेल बनेगा उसमें भी तो 46 होंगे। तो जब भी बेटा रिपेयर करने का काम हो, सेल का डैमेज हुआ, रिपेयर करना है, माइटोसिस आएगा। ग्रोथ करने की बात हो, माइटोसिस आएगा। इम्ब्रियो बनाने की काम हो, माइटोसिस आएगा। मियोसिस का बच्चा एक ही काम, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स बनाने के लिए बेटा मियोसिस की जरूरत पड़ेगी। तो एनीवन, किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट्स बच्चा, बहुत ही सिंपल से वर्ड हमने यूज किया है। चलो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट्स है? मियोसिस और माइटोसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया बच्चा। चलो फटाफट सभी को मैसेज करना है, जिस बच्चे को समझ में आया बच्चा वो मैसेज कर सकता है, जिनको समझ में नहीं आया वो पॉइंट बता सकता है, सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया। गैमेट जब भी बनेगा बच्चा, ठीक है, तो वो मियोसिस से बनेगा। स्पर्मेटिड्स याद करो ना, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, उस दौरान में बेटा मियोसिस लगेंगे। ठीक है, आसान सा पॉइंट है, कोई भी डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है ऐसा। चलो तो जैसे जैसे क्लासेस आगे जाएगी बच्चा, तो बहुत सारी चीजें और क्लियर होते जाएगी। अब देखो ध्यान से, 1 मिनट, हाँ चलो ठीक है। अब देखो ध्यान से, अपने आप चीजें क्लियर होगी। मैंने बोला एक सेल है बच्चा, ये एक सेल है, इस सेल को बच्चा डिवाइड करके दो पार्ट्स में टूटना है, दो पार्ट्स में टूटना है बेटा। मैं माइटोसिस पे चल रहा हूं, माइटोसिस पे चल रहा हूं बच्चा। तो इस सेल को, एक सेल को बच्चा, एक पेरेंट सेल को दो डॉटर सेल बनना है, दो डॉटर सेल बनना है बच्चा, कितने देर में बनेगा? बोले सर ये तो डिपेंड करेगा ना, इसी को कहेंगे हम लोग बच्चा जनरेशन टाइम। कितने देर में बेटा डिवाइड करेगा, एक सेल से दो सेल बनेगा। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चा, अगर ये ह्यूमन सेल है, अगर बच्चा ये ह्यूमन सेल है, आपका सेल है बच्चा, तो माइटोसिस करने में, एक सेल से दो सेल बनाने में बच्चा ये टाइम लेगा बेटा 24 आवर। ये एनसीईआरटी में बेटा ये वर्ड्स मेंशन है, 24 आवर बेटा। लीवर का सेल है, किडनी का सेल है, तो ऑन एवरेज कितना माना गया बेटा ह्यूमन सेल,
एक सेल से डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बनाने 24 आवर। लेकिन एनसीईआरटी में एक और बेटा डाटा दिया है, वो है बेटा यूनिसेलुलर फंजाई, जिसका नाम है बेटा ईस्ट सेल। वही जो अल्कोहल फर्मेंटेशन करता है, उनके अंदर में एक सेल को डिवाइड करके 2 सेल बनाना है, तो उनके अंदर जो जनरेशन टाइम होगा बेटा वो होगा 90 मिनट्स। 90 मिनट्स, याद रखना ये चीज। और तीसरा बच्चा लो, अगर आपने बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया बहुत फास्ट डिवाइड करता है बच्चा, और बैक्टीरिया माइटोसिस मियोसिस नहीं करता, वो सिंपल बेटा बाइंड्री फ्यूजन करता है, वो आगे में देखेंगे। लेकिन जनरेशन टाइम कितना है, तो बैक्टीरिया बेटा एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बनना है बच्चा, जनरेशन टाइम आंसर बच्चा लोग 20 मिनट्स। आंसर बच्चा लोग 20 मिनट्स। सबसे स्मॉल है, सबसे सिंपलेस्ट बैक्टीरिया बच्चा ई कोलाई। सबसे स्मॉल है सिंपल बैक्टीरिया कौन है बच्चा, ई कोलाई। तो क्लास 12 में बच्चा लोग आपने पढ़ा था कुछ मेजल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट, वहां बताया गया था कि हर 20 मिनट्स के बाद में बैक्टीरिया अपने आप को डबल करेगा। तो मैंने वहीं से ये डाटा को लिया बच्चा कि सबसे जो सिंपलेस्ट बैक्टीरिया बेटा ई कोलाई है, उनके अंदर कितना टाइम लगेगा बेटा 20 मिनट्स। ह्यूमन सेल बच्चा लोग 24 आवर, और इसके अंदर में कितना होगा बच्चा 90 मिनट्स। तो किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है जनरेशन टाइम में, ठीक है। तो मेरे में से सभी बच्चे को बहुत ही आसान से ये क्लियर हो गया। अब देखो, अब हम लोग धीरे धीरे बच्चा आगे के पार्ट्स में मूव कर रहे हैं। ध्यान से देखो, अगर मान लो एक ह्यूमन सेल बच्चा, तुम अपना मान लो, तुम्हारे एक सेल को बेटा डिवाइड करना है, तो तुम्हारे पूरे सेल को बेटा डिवाइड करने के लिए बहुत सारा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। जैसे कि आपके सेल को बेटा डीएनए को डबल करना पड़ेगा, साइज को बेटा डबल करना पड़ेगा, अंदर में एटीपी बनाने पड़ेंगे बेटा। जो डिवीजन है बहुत ही एनर्जेटिक प्रोसेस है, तो आपको पूरे सेल को डिवाइड करने के दौरान बच्चा लोग कई सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। द सम टोटल ऑफ ऑल प्रोसेस इज कलेक्टिवली नोन एज सेल साइकिल। इस पूरे इवेंट्स को बच्चा जो 24 घंटे में चलने वाला है, इस पूरे को हमने क्या नाम दिया बेटा, सेल साइकिल। जिसके अंदर क्या होगा, पहले ध्यान से सुन लो बच्चा, सेल को डिवाइड करना है, डिवाइड होगा, लेकिन उससे पहले प्रिपरेशन तो करोगे। तो सेल साइकिल के दौरान बच्चा लोग 95% टाइम, ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी का वर्ड है बच्चा, सेल साइकिल तुम्हारे अंदर कितने देर में हो रहा है बच्चा लोग, 24 घंटे में सेल को डिवाइड किया जा रहा है। एक सेल से 2 सेल बन रहा है बच्चा, कितने टाइम लग रहा है, 24 घंटे। 24 घंटे में बच्चा मोर देन 95% टाइम सेल डिवाइड नहीं करता बच्चा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेल बच्चा डिवाइड नहीं करता, 24 घंटे में 23 घंटा वो डिवाइड ही नहीं करता, वो बेटा केवल डिवीजन की तैयारी करता है। तो जो सेल साइकिल है बच्चा, सेल साइकिल में देखो मोर देन 95% टाइम, जो मैंने ब्लू वाला किया, मोर देन 95% टाइम है बच्चा, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक वो बेटा डिवाइड ही नहीं करता, वो बेटा केवल प्रिपरेशन करेगा। इस पार्ट को कहेंगे बच्चे लोग आई फेज या इंटरफेस। इसे कहेंगे बच्चे लोग आई फेज और इंटरफेस। इसे कहते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा प्रिपरेटरी फेज। वहां सेल रियल में डिवाइड नहीं कर रहा है। बोले क्या कर रहा है सर, सिंपल, कोई घर में बेटा गेस्ट आता है तुम्हारा, मान लो कि कल तुम्हारे मामा जी आने वाले हैं डिनर पे, रात 8 बजे आएंगे डिनर पे कल। मेरे में से आधे घंटे का डिनर होगा, आधे घंटे का डिनर होगा, वो करके चले जाएंगे। लेकिन क्या आप मम्मी, घर के जितने मेंबर है बच्चे, प्रिपरेशन तो सुबह से स्टार्ट हो जाएगा। सफाई करना है तो आपको खाना बनाने में टाइम लगेगा बच्चा, तो सुबह में आपने ये लेते आया, मटर लेते आया, तो आपने चिकन लेते आया, आपने ये लेते आया, प्रिपरेशन तो कितनी देर चल रहा है, सिंपल समझो बेटा। 24 घंटे में सेल डिवाइड करेगा, लेकिन उसे 95% से ज्यादा टाइम, यानी 23 घंटे से का अप्रोक्स टाइम बच्चा उसे प्रिपरेशन में लगेगा। इसे कहते हैं बेटा इंटरफेस या प्रिपरेटरी फेज। बोले ठीक है सर। रियल में बच्चा लोग, रियल में वो 1 घंटे में अपने आप को डिवाइड कर लेगा। इसे एनसीईआरटी कहेगा बेटा एम फेज, माइटोसिस फेज या माइटोटिक फेज, जहां पर रियल में वो डिवीजन होगा एम फेज में। नीला वाला है बच्चा, वो कहलाएगा आई फेज और इंटरफेज, जहां पर बेटा केवल तैयारी होगा। सर तैयारी के नाम पे,
तैयारी के नाम पे बच्चा आप डीएनए को डबल करोगे, एनर्जी डबल करोगे बच्चा, एनर्जी ढेर सारा बनाओगे। सोचो ना, सेल है 5 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का बच्चा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। जब सेल डिवाइड करेगा तो 5-5 हो जाएंगे, छोटा हो गया। फिर से वो सेल डिवाइड करेगा तो 2.5 हो जाएगा, फिर से वो डिवाइड करेगा 1.1, घटते जाएगा ना। तो सेल का साइज तो हमेशा छोटा होते जाएगा। इसलिए बच्चा सेल डिवाइड करने से पहले उसका साइज था बेटा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अपने आप को डबल करके कर लेगा 20। 10 से क्या कर लेगा बेटा 20। 20 जब डिवाइड करेगा तो 10 और 10 इक्वल में डिवाइड कर जाएगा। इसलिए बेटा इंटरफेज में आपका सेल का साइज को डबल करना है। इंटरफेज में बेटा एटीपी बनाना है, इंटरफेज में प्रोटीन्स बनाने, इंटरफेज में एंजाइम्स बनाना है, यानी कि आपको पूरा प्रिपरेशन करना है। ठीक है, रियल में डिवीजन होगा बेटा रेड वाले पार्ट में जिसका नाम है एम फेज। ठीक, तो मैं सेल साइकिल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक का नाम दिया बेटा इंटरफेज और एक का नाम दिया बेटा एम फेज। अब ध्यान से सुनो, एम फेज को एनसीईआरटी ने बच्चा, मैंने नहीं, एनसीईआरटी ने एम फेज को बच्चा लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले सेल का बेटा न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, इसे एनसीईआरटी कहेगा बच्चा लोग कैरियोकाइनेसिस। ये व्हाइट वाला पार्ट बच्चा, पहले सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करेगा बच्चा, इसका नाम दिया एनसीईआरटी ने कैरियोकाइनेसिस। बता रहा हूं कैरियोकाइनेसिस क्या है। उसके बाद बच्चा लोग रियल में बेटा साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा ग्रीन वाले पार्ट में, इसका नाम देंगे बच्चा लोग साइटोकाइनेसिस। क्लियर बच्चा, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर बच्चा सेल डिवाइड करेगा। अब देखो ध्यान से, एनसीईआरटी में बच्चा मेंशन है, मैं दिखा रहा हूं सेकंड पेज पे जाकर के और इसको क्लियर कर रहा हूं, मैं वापस से लौटूंगा इस पेज पे, तो बस आप ध्यान से बच्चे लोग सीखते जाओ। मैंने क्या बोला बच्चा, सबसे पहले आपने एक सेल ले लिया, मान लो आपका लीवर सेल है, ये बच्चा आपका लीवर सेल है, ये व्हाइट वाला बच्चा आपका लीवर सेल है। इस सेल को डिवाइड करना है। इस सेल को बच्चा डिवाइड करने से पहले उसे अपना प्रिपरेशन करना पड़ेगा। प्रिपरेशन के नाम पे बच्चा अपने साइज को बड़ा कर लो, डबल कर लो बच्चा, अपने अंदर प्रोटीन ढेर सारे बना लो, एंजाइम्स बना लो, आरएनए बना लो, एटीपी बना लो। तो ये पूरा का पूरा बेटा जो तैयारी आपका चल रहा है, इस पूरे तैयारी में आप इस पूरे तैयारी को एनसीईआरटी कहेगा बेटा इंटरफेस और आई फेज। तैयारी हुआ बच्चा, इसलिए एनसीईआरटी का एक और नाम है बच्चा लोग प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज जहां बच्चा प्रिपरेशन कर रहे हो। सोचो ना, नीट के एग्जाम के लिए बच्चा सालों भर प्रिपरेशन करते हो, एग्जाम तो 3 घंटे का है, एग्जाम बेटा केवल 3 घंटे का है, प्रिपरेशन में सालों लगते हैं, समझो ऐसा ही है। अब देखो इस प्रिपरेटरी फेज में बेटा इस तैयारी को एनसीईआरटी ने 3 सब स्टेज में डिवाइड किया। एक का नाम दिया एनसीईआरटी ने बेटा G1, एक का नाम दिया बेटा S फेज और एक का नाम दिया बेटा G2 फेज। इस तैयारी में हम लोग 3 सब स्टेज से क्रॉस करेंगे बेटा, G1, S और G2। क्या होगा काम G1 में, क्या होगा S में, क्या होगा G2 में, बहुत डिटेल से जाना है। तो प्रिपरेटरी फेज को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, 1 मिनट, हम लोग प्रीवियस वाले पार्ट में आते हैं, 1 मिनट। हाँ, तो मैंने क्या बोला, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चा लोग जो आई फेज को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक का नाम दिया बेटा G1 गैप 1, एक का नाम दिया बच्चा हमने S फेज, S का मतलब मालूम है ना, सिंथेसिस, जहां डीएनए का सिंथेसिस होगा, और एक का नाम देंगे बेटा G2। तो इंटरफेस के कितने पार्ट्स हो गए बच्चा, 3। एक का नाम हो गया G1, एक का नाम S, एक का नाम G2। अगर बच्चा लोग आपके पास एनसीईआरटी है, और जिनके पास नहीं है बच्चा, मैं वापस से बोल रहा हूं आप लेते हो, मेरे पास तो रखा है, 1 मिनट, मेरे पास बेटा एनी टाइम गिवन है, और आप बच्चा लोग एनसीईआरटी लेते हो, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी से 100% अपने लेक्चर को रिलेट करने वाले। और पेज नंबर जिन बच्चे के पास है और जिन बच्चे के पास नहीं है बच्चा, जाओ 30 सेकंड तुम्हारे पास टाइम है, 30 मिनट्स का 30 सेकंड का मैं ब्रेक दे रहा हूं, उसमें आप बच्चा लोग लेते हो। तो मैंने बच्चा ये फिगर डिस्कस करने वाला हूं, दिस फिगर इज द सेल साइकिल फिगर। क्लियर है? और यहां पर बच्चा ब्लैक पॉइंट में आपको मिलेगा इंटरफेस, एम फेस, कैरियोकाइनेसिस एंड द साइटोकाइनेसिस। ठीक है बच्चा? तो जिन बच्चे के पास अभी शायद नहीं है तो टेंशन नहीं है बच्चा, अगले दिन से आप साथ में रखना,
तो मैं वापस से अपने ये पे आ रहा हूं बच्चा, क्या मैंने बोला था? ठीक है, तो मैंने क्या बोला बेटा, प्रिपरेटरी फेज में, प्रिपरेशन में 3 सब स्टेज से क्रॉस करना पड़ेगा। पेज नंबर 163, पेज नंबर बच्चा लोग 163, मैंने सारा चीज बच्चा पेज नंबर 163 से लिया। ठीक है, प्रिपरेशन कर लिया बच्चा। अब प्रिपरेशन के बाद ये हो गया बच्चा, आपका प्रिपरेशन फेज हो गया। अब प्रिपरेशन करने के बाद आप जाओगे बेटा एम फेज में। एम फेज में क्या होगा बच्चा, एम फेज में देखो क्या होगा, एम फेज में जो आपका न्यूक्लियस है बच्चा, जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस बच्चे लोग 2 पार्ट्स में टूट जाएगा। मान लो ये न्यूक्लियस था, ये बच्चा न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस बच्चा 2 पार्ट्स में टूट गया। इसी का नाम है बच्चा लोग कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब बेटा टूटना। न्यूक्लियस बच्चे लोग देखो, इस सेल के अंदर में सेल का भी डिवीजन नहीं हुआ है ना, सेल एक ही है, उसके अंदर बेटा 2 न्यूक्लियस बन गए। एनसीईआरटी इसका नाम देगा बच्चा कैरियोकाइनेसिस। ठीक, और अब रियल में बच्चा उसके साइटोप्लाज्म, रियल में देखो बेटा उसके साइटोप्लाज्म टूट जाएंगे। ये बेटा ये हो गया अलग, ये बच्चा अलग हो गया। अब देखो बच्चा रियल में आपको 2 न्यूक्लियस बनते हुए दिखेगा, 2 रियल में एक सेल बन गए बेटा, 2 रियल में सेल बन गए। इस प्रोसेस को कहेंगे बच्चा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सीके, साइटोकाइनेसिस। इस पूरे डिवीजन को एनसीईआरटी ने क्या कहा बेटा, एम फेज, एम फेज। ठीक, तो इसी का बच्चा लोग एक सिंपल सा, मैं डायग्रामेटिक एक सिंपल सा बेटा एक मैं स्ट्रक्चर बना के आपको सिखा दे रहा हूं कि कभी गड़बड़ नहीं करना। तो मैंने क्या बोला, अपना सोचो बच्चा 24 घंटा आपके एक सेल को डिवाइड करने में 24 घंटा लगने वाला है। इस 24 घंटे में बच्चा इस सेल को, पूरे प्रोसेस को क्या कहा बच्चा, 24 घंटे का सेल साइकिल, जहां कंप्लीटली एक सेल डिवाइड करके 2 सेल में टूटेगा। उसका बेटा 95% से ज्यादा टाइम, 95% से ज्यादा टाइम बच्चा कहां गया, आई फेज में, इंटरफेज में, आई फेज, इंटरफेज। इस इंटरफेज को एनसीईआरटी ने 3 सब स्टेज में तोड़ा, G1, S एंड G2 हो गया बच्चा। अब एनसीईआरटी बोलेगा कि अब दूसरा पार्ट आएगा आई फेज के बाद, एम फेज, माइटोसिस फेज। इस एम फेज में बच्चा लोग, इस एम फेज को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे। पहले में न्यूक्लियस का तोड़ना, कैरियोकाइनेसिस, और बाद में होगा बच्चा साइटोकाइनेसिस। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है बच्चा। अब ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कैरियोकाइनेसिस के दौरान बच्चा कई सारे चेंजेस होंगे, कई सारे चेंजेस दिखने को मिलेगा बच्चा। इसलिए कैरियोकाइनेसिस को एनसीईआरटी ने बेटा फिर से फर्दर 4 पार्ट्स में ब्रेक करेगा, जो सभी बच्चों को मालूम है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड द टीलोफेज। तो एकदम इजी है। अब आराम से सेल साइकिल को पढ़ना है बच्चा। सबसे पहले आपको जीवन को फॉलो करना पड़ेगा। जीवन से आप जाओगे बेटा एस फेज में, एस से जाओगे बच्चा G2 में गए। G2 के बाद बच्चा आपको जाना है एम फेज के कौन से प्रोसेस में बेटा, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 4 स्टेज, प्रो, मेटा, एना एंड द टीलो, और बाद में साइटोप्लाज्म टूट जाएगा और सेल बेटा 2 पार्ट्स में टूट जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द साइटोकाइनेसिस। क्लियर है? एनीवन, किसी बच्चे को कोई डाउट्स, किसी बच्चे को सेल साइकिल के स्टेजेस में डाउट है तो बोलो। एनीवन, अगर आपके पास बच्चा लोग 163 पेज नंबर है तो एनसीईआरटी में बच्चा 163 पेज नंबर पे जो भी मैंने बोला बच्चा वो सारे चीज मेंशन किए गए हैं। हाँ, अभी G0 आएगा तो मैं बताऊंगा, अभी रुको, वेट करो बच्चा, G0 आएगा तो मैं बताऊंगा। वो बच्चा 164 पे, तो अभी हम लोग 163 पे है। हाँ, चलो ध्यान से। तो मैं, अगर अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो मैं एक सिंपल सा एक डायग्राम बना करके इसे कंप्लीट कर दे रहा हूं। डायग्राम बना के
मैंने क्या बोला, सेल साइकिल एक बच्चा लोग एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये बेटा साइक्लिक प्रोसेस, इसलिए साइक्लिक बना दिया बच्चा, कोई लीनियर प्रोसेस नहीं, ये बच्चा साइक्लिक है। एक सेल डिवाइड करेगा, दो सेल बने, फिर से वो सेल डिवाइड करेगा, फिर से वो सेल डिवाइड करेगा, तो लगातार ये कंटिन्यूअस चलता है बच्चा, इसलिए इसका नाम है साइकिल। सेल लगातार अपने आप को डिवाइड करते रहता है, इसलिए साइक्लिक मैनर में चलते जाएगा। क्या नाम है बेटा, सेल साइकिल। सेल साइकिल का मैंने क्या बोला बच्चा, मोर देन 95% टाइम दे हैव द आई फेज और इंटरफेस। मोर देन 95% टाइम बच्चा आई फेज और इंटरफेस, जिसे एनसीईआरटी ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया बच्चा, G1, S एंड G2। क्लियर बच्चा। G1 का नाम गैप 1, काम क्या होगा मैं आगे में डिटेलिंग करूंगा। S का मतलब बेटा सिंथेसिस, जहां डीएनए का अमाउंट बेटा डबल होगा, डीएनए नए सिंथेसाइज होंगे। G2 का गैप 2 फेज, रियल में इसका डिटेलिंग हम लोग बाद में करेंगे। अब देखो, अब यहां से यहां रेड वाले पार्ट को देखो बेटा, रेड वाले पार्ट को देखो, तो रेड वाला पार्ट है बच्चा लोग एम फेज। एम फेज को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चा लोग 2 पार्ट्स, इट इज कॉल्ड द के मतलब बेटा कैरियोकाइनेसिस, और यहां ग्रीन वाला पार्ट बच्चा, ग्रीन वाला पार्ट इट इज अ साइटोकाइनेसिस, इट इज अ साइटोकाइनेसिस सीके। अब कैरियोकाइनेसिस को हम लोग 4 स्टेज, कौन कौन बच्चा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड द टीलोफेज। एनीवन, किसी बच्चे को कोई डाउट्स नहीं है, 100% कर लोगे बच्चे लोग, टाइमिंग क्लियर है। इंटरफेज मोर देन 95% टाइम, यानी 24 घंटे में से 23 घंटे से ज्यादा टाइम, 23 आवर से ज्यादा टाइम बच्चा आपको केवल प्रिपरेशन में टाइमिंग लग जाएगा। सेल रियल में डिवाइड करेगा बच्चा लेस देन 1 आवर में एम फेज में। ठीक है, तो मेरे में से किसी बच्चे को यहां तक कोई इश्यू नहीं है, कर लोगे। चलो अब मुझे बताओ बेटा, इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। हाँ, फिगर में यही गिवन है बच्चा, 100% ये मैंने फिगर से लिया है और यही फिगर को मैंने एक्सप्लेन किया। G0 में आ रहा हूं, G0 पे मैं आ रहा हूं बच्चा। चलो ध्यान से देखो, अब देखो ध्यान से, चलो कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाए बच्चा लोग। चलो ये मुझे बताओ, विच सेल डिवीजन इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। चलो फटाफट बताओ बच्चा लोग, विच सेल डिवीजन इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। 5 क्वेश्चन पहले हम लोग सॉल्व करें फटाफट, और आसान आसान से क्वेश्चन। विच सेल डिवीजन इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस। Why mitosis? Mitosis is called the reductional division. Which cell division is known as equational division? यहाँ पर इक्वेशन सेम रहते हैं. Equational division. Who is the equational division? Mitosis or meiosis? Mitosis. ठीक है. माइटोसिस में बच्चा एक सेल डिवाइड करके कितने डॉटर सेल बनाएगा? इन माइटोसिस वन पेरेंट सेल विल डिवाइड एंड फॉर्म हाउ मेनी डॉटर सेल? सभी को आता है, कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं है. इन मियोसिस वन पेरेंट सेल विल डिवाइड एंड फॉर्म हाउ मेनी डॉटर सेल? इन मियोसिस कौन सा डिवीजन बच्चा 2 स्टेज में होता है? कौन सा डिवीजन बच्चा 2 स्टेज में होता है? ठीक, ये बताइए बच्चा, अपने बारे में बताना है कि आपके अंदर बच्चा मियोसिस कहां रन करेगा. एक ह्यूमन बॉडी के अंदर बच्चा लोग मियोसिस कहां रन करेगा? एक ह्यूमन बॉडी के अंदर बच्चा लोग कहां रन करेगा? तो आंसर बच्चा लोग, आपके अंदर बच्चा लोग 2 तरह के सेल, ध्यान से स्क्रीन को देखो. एक आपके अंदर बच्चा लोग बॉडी के अंदर 2 सेल है बच्चा, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसे कहते हैं बच्चा सोमैटिक सेल. उसे क्या कहते हैं? सोमैटिक सेल. और जो बच्चा रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, आपके टेस्टिस, ओवरी, उसे कहते हैं हम लोग बेटा जर्मिनल सेल.
तो यू हैव द टू टाइप्स ऑफ सेल, वन इज द सोमैटिक सेल, वन इज द जर्मिनल सेल। तो याद रखना बच्चा, जो सोमैटिक सेल होगा उसके अंदर में बच्चा होगा आपका इक्वेशनल डिवीजन माइटोसिस, और जो बेटा जर्मिनल सेल है यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला बच्चा, उनके अंदर में होगा बच्चा लोग मियोसिस, उनके अंदर में बच्चा लोगों का मियोसिस। तो जर्मिनल सेल कहां पाए जाएंगे? आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। चलो मुझे बताओ, प्लांट के अंदर बच्चा लोग मियोसिस कहां आकर होगा? प्लांट के अंदर में मियोसिस कहां होगा? प्लांट के अंदर में मियोसिस कहां आकर होगा? एनिमल्स का तो पता है बच्चा, ह्यूमन बीइंग का तो पता हो गया कि ह्यूमन बीइंग के अंदर में टेस्टिस और ओवरी में गैमेट्स बनाने के दौरान होगा। तो आंसर बेटा एकदम सिंपल है, मैंने बोला था स्पोर बनाने के दौरान। एंड्रोशियम और गाइनोशियम जब स्पोर्स बनाएंगे तो स्पोर बनाने के दौरान बच्चा कोई आएगा पॉलन मदर सेल, ये एक नाम आएगा बेटा मेगा स्पोर मदर सेल। बस इन दो सेल के अंदर में बच्चा होगा मियोसिस, इसके अलावा बच्चा कहीं भी मियोसिस नहीं होगा। ये क्वेश्चन आएगा रूट टिप पे क्या होता है? बोले सर आपने बोला बस दो जगह होता है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम के अंदर मियोसिस, रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, हर जगह होगा माइटोसिस। चलो सेकंड बच्चा, ये मुझे बताइए बच्चा, एक ईस्ट के सेल को, एक फंगस के सेल को बेटा डिवाइड करने में जनरेशन टाइम कितना चाहिए बच्चा? 1 से 2 बनना है बच्चा, जनरेशन टाइम कितना? ईस्ट है बच्चा, फंगस, यूनिसेलुलर फंजाई, उसे कितना टाइम चाहिए बच्चा लोग? हाउ मेनी टाइम्स? आंसर बच्चा लोग 90 मिनट्स। क्लियर? ह्यूमन सेल, व्हाट अबाउट ह्यूमन सेल? बताओ बच्चा लोग, ह्यूमन सेल को डिवाइड करने में कितना टाइम चाहिए? आंसर बच्चा लोग क्लियर है सभी को, 24 आवर। ठीक। एंड इकोलाई के सेल को, इकोलाई बच्चा जो सबसे सिंपलेस्ट बैक्टीरिया है, 20 मिनट्स। क्लियर है? 20 मिनट्स। चलो अब मुझे बताओ बेटा सिंपल से भाषा में, सेल साइकिल इज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स? मुझे 2 पार्ट्स का नाम बताइए बच्चा। सेल साइकिल जो बेटा साइक्लिक मैनर में प्रोसेस चलता है, कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलता है बच्चा, सेल साइकिल के 2 स्टेप बताइए बच्चा, 2 पार्ट्स बस। ठीक है, अश्वा ने करेक्ट बताया, इंटरफेस एंड द एम फेस। ठीक है, विच इज नोन एज प्रिपरेटरी फेस, विच इज नोन एज प्रिपरेटरी फेस, विच इज नोन एज प्रिपरेटरी फेस, इंटरफेस। ठीक है बच्चा, अब देखो ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट, कितना % टाइम लगेगा बच्चा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग? इंटरफेज में सेल को कितने ड्यूरेशन तक के लिए, सेल साइकिल का कितना ड्यूरेशन बेटा इंटरफेज में ही चला जाता है? आंसर बच्चा मोर देन 95% टाइम, यानी कि मेरा अगर सेल है तो 23 घंटे से ज्यादा टाइम बच्चा मुझे लग जाएगा कहां? प्रिपरेशन करने में। चलो ठीक है, अब बताओ एम फेज इज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स? एम फेज इज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स? 2 पार्ट्स। विच वन? नाम बताइए बच्चा। एम फेज यानी माइटोसिस फेज इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। विच वन? के एंड द सी, के एंड द सी, कैरियो एंड द साइटोकाइनेसिस। ठीक है, एक सिंपल से एक लाइन में बच्चा मुझे बताइए कैरियोकाइनेसिस होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरियोकाइनेसिस? मुझे नहीं आता बच्चा, बताइएगा कोई। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है बच्चा? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, सेल का डिवीजन नहीं बच्चा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं, न्यूक्लियस का डिवीजन कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। एंड व्हाट अबाउट द साइटोकाइनेसिस? व्हाट अबाउट द साइटोकाइनेसिस? व्हाट अबाउट द साइटोकाइनेसिस? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। करेक्ट है बच्चा, एकदम करेक्ट। यहां तक तुम, यहां नहीं कि यहां तक तुम्हें कोई भी गड़बड़ नहीं करोगे, एग्जाम में 100% यहां तक तुम्हें आता है। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बच्चा, अगर आया क्वेश्चन कि कैरियोकाइनेसिस का सबसे बड़ा स्टेज कौन, तो अब कर क्या ना बेटा, प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। कैरियोकाइनेसिस में सबसे ज्यादा टाइम बच्चा लगेगा कहां? प्रोफेज में। और सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन होगा बच्चा लोग एनाफेज, सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन होगा बेटा एनाफेज। लॉन्गेस्ट प्रोफेज,
शॉर्टेस्ट बेटा एनाफेज। तीसरा, अगर बच्चे लोग, अगर आपको क्रोमोसोम के बारे में, क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी बेटा, क्रोमोसोम कैसा दिखता है, तो सबसे बेस्ट स्टेज माना जाता है बेटा एम फेज ए। सबसे बेस्ट फेज है बच्चा वो है मेटाफेज। मेटाफेज इज द बेस्ट फेज जहां पर क्रोमोसोम क्लियरली, क्रिस्टल क्लियर दिखेगा। तो अगर आपको मॉर्फोलॉजी यानी कि क्रोमोसोम के नंबर को पढ़ना है बच्चा, उसके बारे में डिटेल स्टडी करना है, आप बेटा लोगे मेटाफेज को। तो मेटाफेज में क्रोमोसोम सबसे क्लियर दिखता है, पूरी तरह से क्वाइल्ड होता है, पूरी तरह से कंडेंस होता है। तो सबसे बेस्ट फेज है बच्चे लोग मेटाफेज, जहां पर आप क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी को स्टडी करोगे। ध्यान से, अगर आपको बच्चा माइटोसिस को क्लियरली पढ़ना है, अगर बेटा माइटोसिस को आपको पढ़ना है बच्चा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो सबसे बेस्ट मटेरियल आपका होगा बच्चा, सबसे बेस्ट मटेरियल अगर आपको पढ़ना है बेटा माइटोसिस, याद रखना रूट टिप ऑफ ओनियन। रूट टिप ऑफ ओनियन, वहां पास बेटा सबसे क्लियरली साइंटिस्ट को पता चलता है कि पूरा सेल साइकिल का सबसे क्लियर स्टेज कहां दिखेगा बेटा, रूट टिप ऑफ ओनियन सेल। तो माइटोसिस अगर पढ़ना है, चीफ बेस्ट मटेरियल बच्चा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रूट टिप ऑफ ओनियन सेल। क्लियर है? तो चलो ये चीज 4 लाइन आप बच्चा याद रखना। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि सर जीवन में क्या होगा, जी नॉट क्या है बच्चा। तो अब हम लोग जी नॉट पे मूव करते हैं। अब हम लोग बच्चा लोग फटाफट जी नॉट पे मूव करते हैं और बच्चा लोग 1 मिनट में सभी को ये चीज क्लियर हो जाएगा। ध्यान से, तो मैंने वापस से सेल साइकिल बनाया बच्चा, क्योंकि बार बार बनाना पड़ेगा मुझे। सेल साइकिल में ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिया। बोले हाँ सर, ये तो कई बार आपने बनाया। ये सेल है, मान लो ये नीला वाला एक सेल। इस सेल को बच्चा डिवाइड से पहले अपने आप को पूरा प्रिपरेशन करना पड़ेगा बेटा, पूरा प्रिपेयर करेगा। इस प्रिपरेशन में बच्चा, इस पूरे प्रिपरेशन को मैंने क्या कहा, इस पूरे प्रिपरेशन को मैंने कहा बच्चा लोग, यहां से यहां तक के पूरे प्रोसेस को मैंने कहा बच्चा लोग आई फेस मोर देन 95% टाइम। बोले करेक्ट सर। अब देखो यहां से यहां तक बच्चा लोग आपका क्या था, एम फेस। यहां से यहां था बच्चा लोग आपका एम फेस। अब इसको मैंने बच्चे लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, G1, S और G2। ध्यान से सुनो बच्चा, एम फेज को मालूम है, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है बच्चा, आप लोग स्मार्ट बच्चा हो, आपको पता है बच्चा। ये हो गया कैरियोकाइनेसिस, ये हो गया बेटा साइटोकाइनेसिस। बोले ठीक है सर। मान लो बच्चा एक सेल चला, ये व्हाइट वाला सेल लेके चलता, ये व्हाइट वाला सेल है बच्चा, ठीक है। इसने बेटा सेल साइकिल को कंप्लीट किया, सेल साइकिल को कंप्लीट कर लिया। तो जब ये सेल बेटा वापस से आएगा, जब वापस से बेटा कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस कंप्लीट किया बच्चा, तो ये सेल अब कितने सेल में टूट गया बच्चा, 2। 1 से 2 सेल बन गए। अब इस सेल को मन लगेगा नहीं सर हमें फिर से डिवाइड करना है, हमें तो एम्ब्रियो बनना था सर, 2 से थोड़ी ना काम चलेगा, हम फिर से जाएंगे सर सेल साइकिल में। जाओ बच्चा, फिर से जाओ और फिर से 2 पार्ट्स में टूट जाओ, फिर से, यानी कंटिन्यूअसली अगर आपको डिवाइड करना है तो ये सेल बच्चा, ये व्हाइट वाला जो सेल है वो हमेशा सेल साइकिल को रूल को फॉलो करेगा, सेल साइकिल में अपने आप को मेंटेन रखेगा। बार बार आया बच्चा G1, S, G2 कैरियो साइटोकाइनेसिस, फिर से सेल साइकिल को रूल को फॉलो कर रहा है। लेकिन सोचो अगर सेल को ऐसा लगे, मान लो प्लांट सेल है बच्चा, प्लांट सेल है, जो सेल को लगातार डिवाइड करना है बच्चा, बार बार सेल साइकिल को रूल को फॉलो करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है, 2 सेल बनना है, फिर से डिवाइड करना है, 2 सेल बनना है, फिर से डिवाइड करना है, वो सेल है बच्चा लोग आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वो कौन सा सेल है बच्चा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल बेटा, जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करना पसंद करता है, बार बार डिवाइड कर रहा है, मास ऑफ सेल बनाते जा रहा है, प्लांट का ग्रोथ हो रहा है। लेकिन सोचो अब इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बोर हो गया रहते रहते, इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बच्चा बोर हो गया, मतलब 1 मिनट मेरा स्लाइड कहां, ये बच्चा बोर हो गया, बोला कि नहीं अब मुझे नहीं जाना है, मुझे अब नहीं रहना है यहां, मुझे अब बार बार डिवाइड नहीं करना है। तो वो सेल बच्चा, ये सेल देखो ध्यान से, ये व्हाइट वाला जो सेल आया ना, इस सेल के पास ऑप्शन है, इस सेल के पास ऑप्शन है बच्चा कि वो अपने आप को थोड़े देर के लिए जीवन में रखे बच्चा,
और जीवन से वो अपने आप को एग्जिट करा ले, जीवन से बच्चा एग्जिट करा ले, और बच्चा वो अपने आप को सेल साइकिल से बाहर लेते जाए, इसी को कहा गया बच्चा लोग जी नॉट फेज। सिंपल सा समझो बच्चा, सेल लगातार डिवाइड कर रहा है, 1 से 2, 2 से 4 सेल बनते जा रहे हैं, लेकिन अब कुछ सेल को लगा कि नहीं नहीं हमें तो फोटोसिंथेसिस करना चाहिए सर, हमें मीजोफिल सेल बनना है, तो वो सेल जो अभी डिवाइडिंग नेचर का था वो सेल साइकिल को छोड़ देगा बेटा, जीवन को छोड़ देगा, और बच्चा वो चला जाएगा, वो अपने अंदर में नॉन डिवाइडिंग फेज में चला जाएगा। अब वो डिवाइड नहीं करेगा, उनके अंदर में क्लोरोप्लास्ट बन जाएंगे, वो बेटा फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करने लगेगा, और नाउ नोन एज मीजोफिल सेल, नाउ नोन एज मीजोफिल सेल। इस प्रोसेस को कहेंगे बच्चा डिफरेंशिएशन। वो सेल साइकिल को छोड़ दिया बच्चा और अपने आप को नॉन डिवाइडिंग फेज में लेते गया, इस प्रोसेस को क्या कहा बेटा, डिफरेंशिएशन। अब वो जी नॉट फेज डिवाइडिंग नेचर का नहीं है बेटा, वो डिवाइड नहीं करेगा। लेकिन यहां पर 2 ऑप्शन, यहां पर कितने ऑप्शन है बेटा, 2। कुछ सेल, ध्यान से सुनना, कुछ सेल जीवन से निकल करके जी नॉट में चले गए बच्चा, अब डिवाइड नहीं करना इनको, नॉन डिवाइडिंग हो गए, दे विल बिकम द परमानेंट टिश्यू, दे विल बिकम द परमानेंट टिश्यू। बोले ठीक है सर, डिफरेंशिएट हो गया। लेकिन बच्चा ध्यान से सुनना, जी नॉट में बच्चा 2 ऑप्शन आपके पास होगा, क्या आप परमानेंटली होल लाइफ के लिए जी नॉट में रहना पसंद करते हो, क्या परमानेंटली जी नॉट में आप रहोगे? परमानेंटली कहने का मतलब बच्चा कि एक बार आप जी नॉट में आ गए तो वापस से सेल साइकिल में वापस से नहीं जा सकते। लेकिन कुछ सेल बोलेंगे नहीं नहीं, जब जरूरत पड़ेगा तो मैं वापस से री एंट्री मार लूंगा, मैं वापस से री एंट्री करूंगा जीवन में, और सेल साइकिल को रूल को फॉलो करूंगा, तो वापस से मैं सेल साइकिल में लौट जाऊंगा, जीवन में लौट जाऊंगा, फिर एस में जाऊंगा, फिर G2 में जाऊंगा, फिर से मैं डिवाइड करूंगा। तो ये हो गया बेटा टेम्पररी। तो जी नॉट हो गया बेटा 2 तरह के। अब देखो ध्यान से, जैसे तुम्हारे अंदर बेटा, तू ह्यूमन बीइंग के अंदर ध्यान से सीखो बच्चा, तुम्हारे अंदर में ये सेल है, अभी कहां था बच्चा लोग, जीवन में। तुम्हारा बेटा लीवर का सेल, तुम्हारा बेटा किडनी का सेल, तुम्हारा बेटा ब्रेन का सेल, तुम्हारा बेटा स्किन का सेल, वो अब डिवाइड नहीं कर रहा, तुम्हारे स्किन सेल अभी डिवाइड नहीं कर रहा, लीवर सेल डिवाइड नहीं कर रहा, किडनी सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। अब क्यों डिवाइड करना है, तो वो बेटा चला गया जी नॉट फेज में और बैठ गया, वो अब डिवाइड नहीं कर रहा, बेटा बैठा हुआ है। लेकिन जिस दिन उसे पता चला अरे मेरा टिश्यू तो डैमेज हो गया है, मेरा स्किन सेल तो डैमेज हो गया, मुझे डिवाइड करके वापस से नए सेल बनाना है, तो वो जी नॉट से वापस से जीवन में सेल साइकिल में आ जाएगा बेटा, जीवन में वापस से आ जाएगा। तो ये जी नॉट हो गया बेटा टेम्पररी। अगर आपका लीवर का सेल बेटा, मैं 80% लीवर को काट दूं, हटा दूं बेटा लीवर के सेल को, तो आपका जो बचा हुआ लीवर सेल वो बेटा जी नॉट में था, वापस से वो आएगा जीवन में, सेल साइकिल का पार्ट बन जाएगा, और वापस से वो डिवाइड करने लगेगा बच्चा। यानी वो परमानेंटली नहीं गया था, वो बेटा टेम्पररी गया था जी नॉट में। लेकिन बच्चा इसका उल्टा, आपका बेटा हार्ट का सेल, एक बार हार्ट का सेल बन गया ना बच्चा, जी नॉट में चला गया ना, कितना भी हो जाए बच्चा, कितना भी हो जाए, वो वापस से जीवन में नहीं आएगा। हार्ट का सेल बेटा वापस से जीवन में नहीं आएगा, यानी लाइफ में बच्चा वो कभी भी डिवाइड नहीं कर सकता। एक बार हार्ट का सेल बन गया, जी नॉट में आ गया, अब वापस से वो कभी भी जीवन का पार्ट नहीं बनेगा, इसमें नहीं जाएगा, G2 में नहीं जाएगा, यानी सेल साइकिल का वो पार्ट नहीं बनेगा, यानी वो लाइफ में अब कभी भी बेटा डिवाइड नहीं करेगा, परमानेंटली जी नॉट फेज। ऐसे ही देखा गया बच्चा आपके ब्रेन सेल में, न्यूरॉन में बच्चा लोग, न्यूरॉन, जो न्यूरॉन का सेल है बच्चा वो परमानेंटली जी नॉट में। एक बार बेटा तुम्हारा ब्रेन डैमेज हो गया ना, तो कभी भी बेटा वापस से वो सेल डिवाइड करने का एबिलिटी को खो देगा। लेकिन लीवर सेल बच्चा, सिंपल मैं बोल रहा हूं, आपका स्किन सेल काट लो, खुरच लो बच्चा, 2 दिन के बाद में वापस से नया स्किन सेल बन गया। कैसे? स्किन का सेल सारा जी नॉट में था, उसे लगा अरे रिपेयर करना है, ये तो स्किन सेल मेरा डैमेज हो गया है अगल बगल वाला, तो वो क्या करेगा बेटा, स्टार्ट टू डिवाइड, यानी जी नॉट से वापस से सेल साइकिल का पार्ट बन जाएगा। यानी कि तुम्हारा स्किन सेल बेटा टेम्पररी कहां गया था, जी नॉट में। लेकिन बेटा हार्ट सेल और बच्चा आपका न्यूरॉन सेल, ब्रेन सेल, वो बेटा परमानेंटली चले जाएंगे जी नॉट फेज में। तो मुझे बताओ
जी नॉट फेस, किसे किसे समझ में आ गया? और पेज नंबर बेटा 164, पेज नंबर बच्चे लोग 164, जी नॉट, नॉट द G0, जी नॉट। ठीक है, आ गया बच्चा, सभी को समझ में आ गया? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो आप देख सकते हो बेटा, अगर आपके पास एनसीईआरटी है और पेज नंबर बेटा 164, 164 है बच्चा, क्लियर है? अब देखो 164 पे आपने गेन कर लिया। यहां देखो बच्चा लोग, एक क्वेश्चन बताना मुझे, एक क्वेश्चन बताना बच्चा, बहुत अच्छा है और मेरे एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग बता भी दोगे। ये बेटा आपका, ठीक है, जीवन, यहां से बेटा सेल निकल गया और चला गया बेटा जी नॉट में, ये मान लो बढ़ गया ये न्यूरॉन का सेल। ये मुझे बताओ बच्चा, जी नॉट वाला अब तो डिवाइड नहीं कर रहा है बच्चा, सेल साइकिल को तो छोड़ दिया, सेल साइकिल को तो छोड़ दिया बच्चा, वो तो अरेस्ट हो गया, वो तो रुक गया, अब तो वो डिवाइड नहीं करेगा। मुझे ये बताओ बेटा, जो जी नॉट में जो सेल है बच्चा, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है या इनएक्टिव? द सेल ऑफ जी नॉट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव और इनएक्टिव? बताओ बच्चा, ध्यान से सोच करके बताना, मेटाबॉलिकली एक्टिव और इनएक्टिव। जो सेल सेल साइकिल को छोड़ दिया एंड दे विल बिकम द जी नॉट फेस, मेटाबॉलिकली एक्टिव और इनएक्टिव। एनीवन, मैं देख आप भी, आप एक दूसरे का चैट देख सकते हो, मैं सभी का दे रहा हूं कि क्या आंसर कर रहा है। तो कुछ ने बोला एक्टिव और कुछ ने बोला बेटा इनएक्टिव। सोचो बच्चा, तुम्हारा हार्ट सेल क्या काम नहीं कर रहा है बच्चा? तुम्हारा हार्ट सेल क्या बीट नहीं कर रहा है? क्या हार्ट सेल बेटा पंपिंग नहीं कर रहा है? क्या न्यूरॉन सेल बेटा तुम्हारा नर्व को कंडक्ट नहीं कर रहा है, इंफॉर्मेशन को कंडक्ट नहीं कर रहा है क्या बच्चा? आपका हार्ट सेल और न्यूरॉन सेल बेटा सारा काम कर रहा है, सोचो ना। अब पढ़ पा रहे हो, न्यूरॉन ही सेल तो है, रिस्पॉन्स को स्टिमुलस दे रहे हैं, वहां तक पहुंचा रहा है बच्चा। यहां देखो, तुम्हारा हार्ट सेल और न्यूरॉन सेल बेटा फंक्शनली मेटाबॉलिकली बेटा फंक्शनल है, सारे काम कर रहा है बच्चा। जितने परफॉर्मेंस करना था, जितने एक्टिविटी करना था बेटा, सारा फंक्शन कर रहा है, एक्सेप्ट बच्चा वो डिवाइड नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट वो डिवाइड नहीं कर रहा है। बाकी एक जो नॉर्मल सेल करता है बेटा, सारा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एक्सेप्ट बेटा एनसीईआरटी का वर्ड है प्रोलिफरेशन, एक्सेप्ट बेटा डिवीजन, डिवीजन को छोड़ करके बेटा सारा फंक्शन तो परफॉर्म कर रहा है। तो मेटाबॉलिकली एक्टिव, तो दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव जस्ट लाइक द नॉर्मल सेल एक्सेप्ट सेल डिवीजन। अब देखो एनसीईआरटी में 164 पेज नंबर देखो बेटा, 164 पे ये लाइन मिला, किस बच्चे को मिला? पेज नंबर 164 पे ये किस बच्चे को ये लाइन मिला कि जो जी नॉट में बच्चा, तुम्हारा हार्ट सेल काम नहीं कर रहा है, मुझे बोल दो एक बार, तुम्हारा हार्ट सेल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? ठीक है, वो बेटा केवल प्रोलिफरेट नहीं करेगा, वो बेटा डिवाइड नहीं करेगा, बाकी सारे काम करेगा, वो सारा काम करेगा बच्चा। ठीक है, मान लो ह्यूमन बीइंग जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट शायद नहीं कर पा रहे, शायद रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो क्या वो लिविंग नहीं है? क्या वो सारे काम नहीं कर रहे? कर रहे बच्चा। चलो ठीक है, करेक्ट है बच्चा। अब देखो, पिछले साल बच्चा नीट में एग्जाम हुआ था, नीट का, उसमें कंट्रोवर्सी हुआ था, और शायद तुमने भी एग्जाम दिया होगा बच्चा, तो कंट्रोवर्सी को फेस किया होगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बच्चा। पिछले साल नीट में एक कंट्रोवर्सी क्या हुआ था, मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं। यहां देखो, ये आपका जीवन, ये बच्चा एस और ये बेटा G2। एनसीईआरटी में देखो बच्चा, एनसीईआरटी में बोलता है ना कि जो सेल जी नॉट में होते हैं, जो सेल बेटा जी नॉट में होते हैं, वो एग्जिट नहीं करते। वो बेटा मैंने क्या बोला, दे विल एग्जिट फ्रॉम द सेल साइकिल, दे विल बिकम द जी नॉट। ये एनसीईआरटी का लाइन है बच्चा, 164 नंबर पेज नंबर पे देख सकते हो बच्चा लोग। एनसीईआरटी का लाइन है कि जो सेल को अब डिवाइड नहीं करना है, वो सेल बेटा जीवन को छोड़ करके जी नॉट फेज में आ जाएगा, यानी सेल साइकिल को वो पार्ट नहीं है, दे विल एग्जिट फ्रॉम द सेल साइकिल। लेकिन बच्चा लोग 164 पे ढूंढो बच्चा, ये लिखा है एग्जिट फ्रॉम द सेल साइकिल, लेकिन 163 पे बच्चा फिगर दिया है, और इस फिगर में जानते हो जी नॉट किसे लिखा है? जानते हो जी नॉट क्या है? जी नॉट बोलता है बच्चा लोग, जी नॉट उसी का पार्ट है, जी नॉट जीवन का पार्ट है बच्चा। एनसीईआरटी में देखो फिगर,
पेज नंबर 163 को देखो, पेज नंबर 163 को देखो बच्चा, और एक एरो को देखो। एनसीईआरटी ने बेटा एक एरो बना के ऐसे दिया है। उस फिगर का कहना है मतलब कि जो जी नॉट होते हैं बच्चा, वो एग्जिट नहीं होते, वो जीवन के पार्ट ही रह जाते हैं। इसलिए पिछले साल जो एग्जाम हुआ बच्चा, उसमें बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया कि सर जी नॉट किसे कहेंगे, एग्जिट फ्रॉम द सेल साइकिल या दे विल रिमेन इनसाइड द विच फेज, जीवन फेज। याद करो बच्चा लोग, तुम लोगों ने अगर एग्जाम दिया होगा तो शायद बच्चा ये तुम्हें मिला होगा। तो किस किस को ये बच्चा मिला? एनीवन? पेज नंबर 163 का फिगर किसे किसे दिख गया? किसी को नहीं दिखा? पेज नंबर 163 के फिगर को देखो बच्चा, वहां पर एनसीईआरटी ने जो जी नॉट को कैसे बनाया, रिप्रेजेंट कैसे किया बच्चा। तो किसने किसने ये कॉन्सेप्ट सीखा? एनसीईआरटी ने बेटा फिगर में देखो, फिगर में उन्होंने क्या किया, जी नॉट लिखा बच्चा, और बोल रहा है कि वो जीवन में ही रहेगा, देख लो। और पेज नंबर 164 पे बच्चा, पेज नंबर 164 पे क्या लिखा? लिखा है बच्चा जीवन, लिखा है दिस सेल डू नॉट डिवाइड फॉर द जीवन फेज टू इंटर द इनएक्टिव फेज कॉल्ड द क्यूसेंट स्टेज। ठीक है, तो मेरे में से सभी बच्चे को क्लियर है? तो कोई बच्चा देखो ना, लिखा ना दिस सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट, एग्जिट मतलब बेटा बाहर जाना, एग्जिट जीवन फेज टू इंटर एन इनएक्टिव स्टेज। तो एनसीईआरटी बेटा दो अलग अलग स्टेटमेंट लिखता है, और इस बार बच्चा इसी पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था। तो कुछ बच्चों ने, कुछ इंस्टीट्यूट ने, कुछ टीचर ने आंसर बोला कि नहीं एग्जिट होगा आंसर राइट, और किसी ने बोला कि नहीं सर वो वही जीवन में मेंटेन रहेगा। तो एनसीईआरटी के फिगर को देखो, जीवन का पार्ट ही है जी नॉट। तो मेरे में से सभी बच्चों को क्लियर है? ये रेस्टिंग फेज एक तरह से नहीं कह सकते हो, एक तरह से कह रहे बच्चा वो सेल को अब डिवाइड नहीं करना है। तुम्हारा लीवर सेल था, तुम्हारा बेटा हार्ट सेल था, मान लो 1000 हार्ट के सेल बनने थे, बन गए, अब उसे डिवाइड नहीं करना है बच्चा। तो वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, बस वो डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक, चलो अब हम लोग फटाफट बच्चा लोग, अब हम लोग स्टार्ट करें कि सर ये आखिर जीवन में इंटरफेज में सर 3 पार्ट्स में हुआ क्या क्या। आंसर क्या होगा? उन्होंने नीट वाले ने आंसर दिया था रिमेन्स इन द जीवन फेज। नीट वाले ने आंसर दिया था बेटा रिमेन्स इन द जीवन फेज, लेकिन बहुत सारे टीचर का, बहुत सारे लोगों का मानना था कि नहीं दे विल एग्जिट, एग्जिट। लेकिन नीट ने बेटा अपना आंसर दिया था दे विल रिमेन्स इन द जीवन फेज। दे विल रिमेन इन द जीवन फेज, क्योंकि एनसीईआरटी में बेटा इस बार फिगर को चेंज किया था। पहले पुराने अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी है ना तो उसमें भी एग्जिट दिखाया, लेकिन इस बार वाले एनसीईआरटी में बेटा फिगर में उन्होंने दिखाया है बेटा रिमेन्स इन द जीवन फेज। तो आंसर यही करना, क्योंकि खुद एनटीए ने आंसर यही डिजाइन किया था। चलो ठीक है, चलो बच्चा लोग अब मुझे बताओ इंटरफेस के कितने पार्ट्स, फटाफट बच्चा लोग बताइए इंटरफेस के कितने पार्ट्स। प्रिपरेटरी फेज या इंटरफेस के कितने पार्ट्स थे? आई फेज, इंटरफेस के, प्रिपरेटरी फेज के कितने पार्ट्स बच्चा? 3, G1, S एंड G2। ठीक, अब ध्यान से सुनो बच्चा लोग, इनके फंक्शन याद करो ध्यान से, चलो कंसंट्रेट हो जाओ। एस फेज बेटा तुम अपना रेफरेंस पॉइंट बनाओ बेटा, एस फेज, रेफरेंस पॉइंट बेटा एस फेज है। बोले ठीक है सर। एस फेज में 3 काम याद करके जाना। बोले क्या सर? सबसे पहला एस फेज में मेन काम होगा बेटा डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा बेटा, इसलिए कहा एस फेज डीएनए का बेटा सिंथेसिस होगा। एक डीएनए बच्चा, मान लो अमाउंट ऑफ डीएनए 2C है, तो बेटा डबल हो जाएगा, वो बन जाएगा बेटा 4C। अगर बेटा यहां पर देगा 8 पिकोग्राम है, एस फेज के बाद में क्या हुआ? तो आंसर कर देना बेटा 16 पिकोग्राम। अमाउंट ऑफ डीएनए विल डबल, डीएनए का अमाउंट डबल होगा कहां बेटा? एस फेज में। सेकेंड, ध्यान से देखो, ये बेटा सेल है, ये बच्चा सेल, और ये बच्चा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के पास में बच्चा एक सेल ऑर्गेनल होता है, इसे कहते हैं बेटा सेंट्रोजोम। क्या कहते हैं बच्चा लोग? सेंट्रोजोम। सेल को डिवाइड करने के लिए,
सेंट्रोजोम का बच्चा नंबर एक ही है, कितना है नंबर बच्चा 1। एस फेज में बच्चा ये जो सेंट्रोजोम है उसका डुप्लीकेशन होगा, सेंट्रोजोम का नंबर हो जाएगा बेटा डबल। एक सेंट्रोजोम से बेटा 2 सेंट्रोजोम बनेंगे। तो एस फेज में एक और काम हो गया क्या बच्चा, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोजोम, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोजोम। क्लियर बच्चा। तीसरा, एस फेज में डीएनए डबल हुआ, तो डीएनए पे तो नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो डीएनए को रैप करना है जिससे वो अपने आप को न्यूट्रलाइज करे। तो तीसरा काम होगा बच्चा लोग इस फेज में फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। इसी हिस्टोन प्रोटीन से बेटा जाकर के वो जुड़ेगा। तो मेरे में से इस फेज के अगर तुम्हें काम याद है बच्चा तो जीवन याद हो जाएगा, जीतू याद हो जाएगा। लेकिन बेटा अब कंसंट के करो इस फेज पे। तो मुझे बताओ बच्चे लोग इस फेज में आपने 3 काम क्या सीखा। इस फेज में बच्चे लोग, रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या बोला, आपके इंटरफेज में एनसीईआरटी ने बोला है कि 3 काम होंगे, इनके 3 सब स्टेज बना दिया, G1, एस और बच्चा लोग G2। अब बेटा अपना रेफरेंस पॉइंट रखो एस फेज। रेफरेंस कौन है बेटा, एस फेज। एस फेज में जो डीएनए बच्चा लोग, जो डीएनए है, ये डीएनए बच्चे, ये मान लो ये येलो वाला डीएनए, ये डीएनए बच्चा लोग अपने आप को डबल कर लेगा। डीएनए का बेटा रेप्लिकेशन हो जाएगा। डीएनए बेटा देखो डबल हो गए, एक डीएनए का धागा 2 बन गए। तो पहला काम हो गया बेटा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, द डीएनए का अमाउंट विल डबल। अगर अमाउंट पहले बच्चा लोग मान लो 2C था तो अब क्या हो जाएगा बेटा 4C। अगर मान लो पहले बेटा 4C था तो अब हो जाएगा बेटा 8C। जितना डीएनए का अमाउंट था वो अपने आप को डबल कर लेगा इस फेज में। दूसरा काम बच्चा, सेल के अंदर में एक ऑर्गेनल है जिसका नाम है बेटा सेंट्रोजोम। जिसका नाम क्या है बेटा, सेंट्रोजोम। और सेंट्रोजोम बेटा बाद में जाके बनाएगा स्पिंडल फाइबर। और बच्चा लोग, आप लोग तो स्मार्ट हो, उसे बेटा 2 जगह 2 पोल पे सेंट्रोजोम चाहिए बच्चा, एक इस पोल पे एक इस पोल पे, और सेल में बेटा एक ही सेंट्रोजोम है। तो सेंट्रोजोम को डबल किया जाएगा बेटा इस फेज में। दूसरा काम, सेंट्रोजोम का नंबर डबल हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा वो। और तीसरा बच्चा लोग, तीसरा डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज, अपने नया डीएनए तो बना दिया, लेकिन डीएनए को रैप करना है ना, डीएनए को बाइंड करना है ना एक प्रोटीन से जिसका नाम है बेटा हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस भी कहां होगा बच्चा लोग, इस फेज में। तो ये 3 काम आपको याद करके जाना है इस फेज के अंदर। अब मुझे बोलो किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, इस फेज के अंदर क्या 3 काम होंगे। चलो फटाफट मैसेज। ठीक है ठीक है ठीक है, एकदम करेक्ट है बच्चा। फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, नॉट द ऑल प्रोटीन, ओनली द हिस्टोन प्रोटीन अभी याद रखना है। चलो देखो ध्यान से, अब देखो इधर देखो, सर जीवन में क्या काम होगा, जीवन में क्या काम होगा, ध्यान से सुनो बच्चा। देखो तुमने पढ़ा है ना डीएनए का रेप्लिकेशन, तो डीएनए का रेप्लिकेशन बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। इसलिए रेप्लिकेशन के लिए बच्चा नया डीएनए बनाना है तो मोनोमर चाहिए ना बच्चा, न्यूक्लियोटाइड। तो जीवन का काम होगा बेटा रेप्लिकेशन के दौरान, रेप्लिकेशन जो डिफिकल्ट प्रोसेस है उस सारे रेप्लिकेशन का बेटा तैयारी जीवन करेगा। सारा रॉ मटेरियल बेटा जीवन बनाएगा। जैसे डीएनए बनेगा कहां, इस फेज में, लेकिन न्यूक्लियोटाइड कौन बनाएगा बच्चा, जीवन। एनर्जी चाहिए बच्चा, रेप्लिकेशन के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी एटीपी, ये एनर्जी बनाने का काम कौन करेगा बेटा, जीवन। रेप्लिकेशन करने के लिए कितने सारे एंजाइम चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, क्या क्या आप एंजाइम पढ़ते हो, तो सारे एंजाइम बच्चा जो रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होंगे वो सारे एंजाइम बच्चा लोग कहां बनेगा, आंसर बच्चा लोग जीवन में। अब बताओ रेप्लिकेशन के लिए इतने सारे प्रोटीन एंजाइम चाहिए बच्चा, और प्रोटीन कौन बनाता है, आरएनए। तो सारे तरह के आरएनए बेटा, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, सारे तरह के आरएनए का फॉर्मेशन कहां हो जाएगा बच्चा लोग, जीवन फेज में। एक लाइन में बच्चा यहां देखो क्या होना है, एक लाइन में समझो। आपका बेटा एस फेज को मान लो बेटा कि ये सगाई होनी है, एस मतलब सगाई। तो सगाई कितने देर का होगा, 1 घंटे का, 2 घंटे का इवेंट है। लेकिन उस सगाई की तैयारी के लिए बेटा क्या क्या काम करना पड़ता है ना, सगाई इस फेज, लेकिन उसका प्रिपरेशन
डीएनए का रेप्लिकेट करना है, उसके लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी बनाओ। उसके लिए एंजाइम चाहिए, जीवन बनाएगा। प्रोटीन चाहिए, जीवन बनाएगा। आरएनए, तभी तो प्रोटीन बनेंगे। आरएनए कहां बनेगा? जीवन में। न्यूक्लियोटाइड्स कहां बनेंगे? जीवन में। और हिस्टोन नाम का जो प्रोटीन है बच्चा, वो बनेगा तो इस फेज में, लेकिन हिस्टोन नाम के प्रोटीन का जो एमाइनो एसिड होगा वो बनेगा बच्चा लोग जीवन में। एमाइनो एसिड बनेगा बच्चा कहां? जीवन में। और ये एमाइनो एसिड मिलकर के हिस्टोन प्रोटीन कहां बनेगा? इस फेज में। क्लियर है बच्चा लोग? सेकेंड, अब देखो एक और चीज सीखो। जीवन में एक और बड़ा काम होगा बच्चा लोग, ध्यान से सुनो। ये जीवन में क्या होगा, ध्यान से सुनो बच्चा। ये मैंने जीवन को माना, ये जीवन है। तो जीवन के दौरान बेटा ये जो सेल है ना, ये सेल और ये बच्चा न्यूक्लियस। तो धीरे धीरे बच्चा लोग सेल का साइज, सरफेस एरिया बढ़ेगा बच्चा, और अंदर में न्यूक्लियस का साइज भी बढ़ते जाएगा कंटिन्यूअसली। फिर से सेल का साइज बढ़ेगा बच्चा। तो पूरे जीवन के दौरान बच्चा लोग सेल का साइज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियस के साइज बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे। तो ये काम होगा, सेल साइज विल इंक्रीज, द न्यूक्लियस साइज विल इंक्रीज। क्लियर है? और नेक्स्ट मैंने क्या बताया बच्चों लोग आप लोगों को, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होना है बच्चा इस फेज, डीएनए बनाना है। तो डीएनए बनाने के लिए एंजाइम चाहिए बच्चा, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए हेलिकेस, सारा कौन बनेगा बेटा? जीवन। डीएनए का मोनोमर बच्चा, न्यूक्लियोटाइड कौन बनाएगा? जीवन। एनर्जी कौन बनाएगा बच्चा? जीवन। प्रोटीन आरएनए कौन बनाएगा बच्चे लोग? जीवन। तो जीवन की बस एक ही काम दिया गया कि आप सगाई की तैयारी करना। एस फॉर सगाई, एस फॉर स्पेस। तो एस फेस की तैयारी करने का काम दिया गया बेटा जीवन को। तो मुझे बताओ 5 काम आप लिख सकते हो जीवन के बारे में? चलो फटाफट बच्चे लोग, जीवन में 5 काम क्या होगा फटाफट बताइए। बस मैं एक लाइन में बोल सकता था कि सर यहां पास ना प्रिपरेशन होगा डीएनए का रेप्लिकेशन का। रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम चाहिए सर, रेप्लिकेशन के लिए प्रोटीन चाहिए, एटीपी चाहिए, उसके लिए आरएनए, तभी तो प्रोटीन बनेगा, सारे चीज बनेंगे। क्लियर है मेरे से? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो ठीक है, ठीक है। और सेल का साइज और न्यूक्लियस के साइज भी इंक्रीज होगा। अब आ जाओ बच्चे लोग फटाफट आप आ जाओ G2 के बारे में। अब देखो G2 क्या करेगा, देखो G2 के बारे में देखो। आपने जीवन पढ़ लिया बच्चा, ये आपका जीवन का कहानी क्लियर। ये एस बच्चा और ये बच्चा G2। ध्यान से सुनो, G2 को काम दिया गया है, एस का कहानी पढ़ लिया बच्चा, जीवन का पढ़ लिया। G2 को काम दिया गया है कि आने वाला जो एम फेज होगा उसका प्रिपरेशन करना। तुम एम फेज में सेल डिवाइड करेगा बच्चा, तो इस सेल डिवीजन के लिए फिर से क्या चाहिए बच्चा? एटीपी। क्या चाहिए बच्चा? प्रोटीन। और ध्यान से सुनना बच्चा, इस सेल को जब डिवाइड करना होगा ना तो स्पिंडल फाइबर चाहिए। सेल को डिवाइड करने के लिए बेटा स्पिंडल फाइबर बनते हैं, और स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए एक प्रोटीन चाहिए बच्चा, ट्यूब्यूलिन। तो ट्यूब्यूलिन नाम के प्रोटीन का फॉर्मेशन कहां हो जाएगा बच्चा लोग? G2 में। यही ट्यूब्यूलिन बाद में जाके बनाएगा बेटा स्पिंडल फाइबर। बोले ठीक है सर। सेकेंड चीज, कोई सेल है बच्चा, मान लो ये सेल, और इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस, और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ये सब सेल ऑर्गेनल्स है। मान लो बच्चा 100 माइटोकॉन्ड्रिया, सेल डिवाइड किया, 50 माइटोकॉन्ड्रिया इधर, 50 इधर हो गए। फिर से सेल डिवाइड करेगा बच्चा तो 25 हो जाएंगे ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर तो घटते चला जाएगा, सेल ऑर्गेनल्स का नंबर तो घटते चले जाएंगे बच्चा। इसलिए G2 को बोला गया कि आप क्या करना ना, जो सेल ऑर्गेनल्स है, सेल ऑर्गेनल्स है बच्चा, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, उनके नंबर को अब डबल कर देना। तो ये सेल ऑर्गेनल्स के नंबर को क्या करेगा बेटा? डबलिंग करने का काम किसे दिया गया? G2 को। ट्यूब्यूलिन नाम के प्रोटीन जो स्पिंडल फाइबर बनाएगा वो कौन करेगा बेटा? G2 को। तो G2 का काम है एम फेज का केयर करना। एम फेज में स्पिंडल फाइबर चाहिए, G2 बनाएगा। एम फेज में बेटा एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए, G2 बनाएगा। एम फेज में बेटा जो भी एंजाइम चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वो कौन बनाएगा बेटा? G2। इसके अलावा सेल ऑर्गेनल को डबल करने का काम किसको दिया गया? G2 फेज को। तो आई थिंक सभी चीज क्लियर है बच्चा। और सेम काम वापस से रिपीट, सेल साइज का
सेल बेटा, जो सेल का साइज है ना वो कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है, पूरे इंटरफेस के दौरान सेल का साइज बेटा इंक्रीज करते जाता है। तो G2 में भी आप लिखोगे बेटा सेल साइज, न्यूक्लियस साइज विल इंक्रीज। सेम काम बच्चा जो आपको मैंने जीवन में बताया था। तो मेरे में से किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारे चीज बेटा जीवन वाला। हाँ, तो जीवन का काम था एस फेज का तैयारी और G2 का काम था बेटा एम फेज की तैयारी। ठीक है, तो मेरे में से किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो बच्चे लोग निकालो पेज नंबर 163। चलो बच्चे लोग पेज नंबर 163 निकाले और फिर छुट्टी करेंगे फटाफट। पेज नंबर 163 और मुझे ढूंढ करके बताइए बेटा, मेरा लाइन नहीं बोलना है, अपना लाइन नहीं बोलना है, अब मुझे ढूंढ करके बताइए बेटा इस फेज में एनसीईआरटी ने क्या दो काम दिए। मैंने 3 काम बताए थे, एनसीईआरटी ने 2 दिए। चलो फटाफट, चलो बच्चों लोग फटाफट मुझे बताइए एनसीईआरटी में इस फेज का 2 फंक्शन गिवन है पेज नंबर 163 पे, मुझे बेटा फटाफट बताइए 2 काम क्या है। मुझे ब्लैक पॉइंट से सिंथेसिस दिख भी रहा है, किसी बच्चे को दिखा क्या ब्लैक पॉइंट में सिंथेसिस फेज? ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए विल डबल, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए विल डबल। और सेकंड क्या दिया बच्चा, सेकंड क्या दिया बोलो तो, सेकंड क्या दिया उसके अलावा? कहीं दिया बच्चा सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म। जो उसने सेंट्रियोल बोला मैंने उसे सेंट्रोसोम बोला। और मैंने एक और काम क्या बताया था बच्चा, एक और काम क्या बताया था इस फेज में, बोलो, आसान है, फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। करेक्ट बच्चा, हो गया। ठीक है, चलो अब यहां बस मुझे बताइए, यानी कि आपको तीनों फेज में कोई भी इशू नहीं है। प्रोटीन सिंथेसिस नहीं अफसा, मैंने पहले भी अफसा मैंने बोला था बेटा हिस्टोन प्रोटीन बोलना। प्रोटीन तो बहुत तरह के, सारे प्रोटीन जीवन में बनेंगे, G2 में बनेंगे, हिस्टोन नाम का प्रोटीन इस फेज में बनेगा। चलो ठीक, ठीक है, तो आज के लिए बच्चे लोग हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग जब मिलेंगे तो आपका सेल साइकिल का हमने कहां तक कर लिया। अब हम लोग डायरेक्टली बच्चा, जो तुम कंफ्यूज होते हो कि सर अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया, क्रोमोसोम का नंबर सर डबल नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो गया सर, क्रोमोसोम का नंबर कैसे डबल हो गया, वो हम लोग एम फेस करेंगे। लेकिन क्या होगा, मैं एक लाइन बता दे रहा हूँ, ओनली द वन लाइनर, मैं फिर लीव कर रहा हूँ, ओनली वन लाइनर, ओनली वन लाइनर। यहां देखो, एक बच्चा, एक तुम मान लो एक कोई आदमी है, उसके पास बेटा एक ही हैंड है, ये एक हैंड, एक आदमी एक हैंड बच्चा मान लो, दूसरा हैंड नहीं बच्चा, एक ही हैंड है, और उसके अंदर बेटा ये नीला वाला है, ये बेटा डीएनए, ये क्या बेटा डीएनए ना। इस फेज में जब जाएगा बच्चा, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक बेटा क्रोमोसोम है, जब बेटा इस फेज में जाएगा ना, तो ये बेटा वो क्रोमोसोम बेटा 2 क्रोमोसोम में नहीं टूटेगा बच्चा, उसके हैंड्स, उसके आर्म्स डबल हो जाएंगे। ये आर्म्स को हम लोग कहते हैं बेटा क्रोमैटिड, एक क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड से बच्चा। लेकिन इस फेज में बच्चा क्रोमोसोम डबल नहीं हुआ, उस आदमी का एक और हाथ मैंने लगा दिया, पहले एक आदमी था, एक हैंड थे, बोले ठीक है सर। अब देखो, अब मैंने उस आदमी का एक और बेटा आर्टिफिशियल हैंड लगा दिया, तो आदमी डबल थोड़ी हुआ बच्चा, देखो उसके डीएनए डबल हो गए, उसके बेटा डीएनए का अमाउंट डबल हो गया। आदमी बच्चा लोग एक ही है, आदमी बच्चा लोग एक ही है, लेकिन देखो बच्चा उसके अंदर में अमाउंट ऑफ डीएनए हैंड बेटा डबल हो गया। यही चीज समझने में सभी को डिफिकल्टी होती है कि सर इस फेज में एनसीईआरटी ने लिखा है क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स कांस्टेंट, क्रोमोसोम सेम रहेगा सर, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होगा। सिंपल सोचना, तुम्हारे पास एक हाथ है, एक हाथ में एक डीएनए 2C, अब मैंने एक मशीन में डाला जिसका नाम है एस-फेस। अब जो मशीन से तुम बाहर निकले, तुम्हारे 2 हैंड हो गए बेटा, एक मैंने आर्टिफिशियल लगा दिया, उस हैंड में भी डीएनए, तो अमाउंट ऑफ हैंड विल डबल, बट आदमी तो सेम रहेगा, आदमी एक ही रहेगा बच्चा, उसके हाथ 2 हो जाएंगे, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा। तो अब यहां तक बच्चा लोग एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो, और कल जब हम लोग मिलेंगे तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा।
हाँ, कल हम लोग एम फेज को काफी, लेकिन बच्चा लोग थोड़ा सा पढ़ लेना, माइटोसिस तक आसान है, माइटोसिस डिफिकल्ट नहीं है।